नमस्कार। क्लोजिंग कॉल में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो हमेशा की तरह ये खास कार्यक्रम 1 घंटे का जो रहेगा, इसके अंदर आज दिन भर की जो घटनाक्रम हुई है, क्लोजिंग की तरफ कैसे बढ़ रही हैं और कल का थोड़ा बहुत आउटलुक हम देने की कोशिश करेंगे आपके साथ, मेहमानों के साथ मिलकर। लेकिन आज का दिन आईटी लेड गिरावट थी। आज सुबह से ये बात साफ थी कि आज मार्केट के अंदर आईटी का जो दबदबा है वो निफ्टी को परेशान करके रखेगा। और ऐसा परेशान किया कि निफ्टी ने न केवल 17,800 को खोया, बल्कि 17,600 को भी टेस्ट करने के लिए पहुंच गया। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दिन भर का नुकसान आईटी का, ये अभी भी हावी है निफ्टी के ऊपर। लेकिन बैंक निफ्टी को कोई खास बड़ा फर्क पड़ा नहीं। वो पहले भी हरे निशान में था और अभी भी हरे निशान में आपको दिख रहा होगा। उसके अंदर कुछ ज़्यादा बड़ा डैमेज नहीं हुआ। हालांकि निफ्टी भी कोशिश कर रहा है कि अपने फेयर को, अपने विक्स को कम करके थोड़ा बहुत मजबूती दिखाए। मेरे साथ प्रियंका और अभिषेक रहेंगे अगले 1 घंटे के कार्यक्रम के साथ, ताकि हम मेहमानों से कनेक्ट करके आपके सामने सारे पॉइंट्स रख पाएँ। लेकिन इस बीच एक एक करके हम सारे के सारे पॉइंट्स रखते हैं और इसको जरा आप स्पीड से चलाते जाइएगा। जो मार्केट का सेटअप है, आईटी की कमजोरी की वजह से ही बाजार टूटा है। हालांकि अगर आप बैंक निफ्टी का इनहेरेंट यानी कि अंदर जाके चेक करेंगे तो आपको 12 में से 9 शेयर तेज दिखेंगे। आईटी के नुकसान के अलावा बाजार में एक्चुअली में कोई नुकसान नहीं हुआ, अगर आप आईटी वाले प्रपोर्शन को हटा दें तो, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल की बाइंग कैश, फ्यूचर, स्टॉक, ऑप्शंस सब में थी। बाजार के सेंटिमेंट पर ब्रेक लग गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो आप 9 दिन से लगातार चल रहे थे, एफआईज बेस बना रहा था आपको, जहां पे इस महीने की शुरुआत में एफआईज लॉन्ग 9% लेके बैठे थे, अब वो 40% पे हो गए हैं। उस सेंटिमेंट में आकर थोड़ा दबाव बना है। एक और पॉइंट वो है पुट कॉल रेशो का। अगर आप निफ्टी की गिरावट देखेंगे तो पुट कॉल रेशो 1 के नीचे फिसला, लेकिन बैंक निफ्टी 1 से नीचे नहीं है, वो अभी भी 1 के ऊपर है। ये पुट कॉल रेशो होता क्या है? ये एक्चुअली में बुल्स और बियर्स के बीच का एक रेशो है, जिससे ये पता लगता है कि ग्रिप किसकी स्ट्रांग है। बुल्स की स्ट्रांग अभी भी ग्रिप रखते बैंक निफ्टी पर। निफ्टी पे भी उतनी खराब नहीं हुई है, बट फिर भी 1 के नीचे पहुंचा जरूर है। ये आप बैंक निफ्टी पे भी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। ऑलमोस्ट डे हाई पे ये वापस पहुंच रहा है 126 पॉइंट के साथ। फियर इंडेक्स, जिसको हम वॉलेटिलिटी इंडेक्स भी कहते हैं, विक्स कहते हैं, वहां पर आप देखेंगे 13 के नीचे आ चुका है। मार्केट दिस पॉइंट की 11 से लेके 13, 13.5 तक विक्स आपको नो डैमेज। जो हो गया सो हो गया, ओपनिंग में होगा, उसके बाद डैमेज नहीं करेगा। जो हो गया सो हो गया, ओपनिंग में गेन होगा, उसके बाद गेन नहीं देगा। ये 11 से 13.5 तक का विक्स है। उसके बाद आपको वो गेन और लॉस देने में सक्षम हो जाएगा, लेकिन इस रेंज के अंदर विक्स में कुछ ज़्यादा मूवमेंट रहेगी नहीं। इस बीच अगर आप सेक्टोरियल चेक कर रहे हैं तो सीमेंट के अंदर आज कुछ बाइंग देखने को मिल रही है और एफएमसीजी के अंदर बाइंग देखने को मिल रही है। ये टिपिकली दोनों एग्रेसिव नहीं है, इसलिए इन दोनों सेक्टर्स की बदौलत ये बात बोली जा सकती है कि मार्केट साइडवेज टू बुलिश हो सकता है, लेकिन गिरावट तेजी से आ जाएगी। और उसको लेकर अभी तक ना डाटा सपोर्ट कर रहा है, ना ही मार्केट का आज का रिदम ने सपोर्ट किया। जो आज हुआ वो सिर्फ आईटी की वजह से हुआ। तो कुल मिला के मार्केट का सेटअप है। ट्रेडिंग स्क्रीन्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी, उसमें से 2 प्लेट बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। फर्स्ट निफ्टी की रेंज क्या है और दूसरी बैंक निफ्टी की रेंज क्या है, वो ग्राफिक्स के जरिए हम आपके स्क्रीन पे ले आएंगे। प्रियंका इस बीच आज के मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अमित गुप्ता, उनसे बातचीत करना शुरू कर रही हैं। प्रियंका, ये सिनेरियो तो समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अमित गुप्ता हमारे साथ है बाजार पर एक फंडामेंटल नजरिया देने के लिए। अमित, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस वक्त 2 बिगीज की जिस तरह की अर्निंग्स आई और इनफैक्ट साइजेबल वेटेज है, चाहे आईटी हो और साथ ही बैंक्स हो। हालांकि एचडीएफसी बैंक पर तो एक बहुत ही बटा हुआ ओपिनियन लगा लोगों का। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ऑपरेटिंग कि वहाँ पर ओपेक्स में कमी आई है, उसकी वजह से एक बड़ा शॉक है। लेकिन एट द सेम टाइम आप ग्रोथ देखें तो हर फ्रंट पर ग्रोथ है और निम्स भी वापस आए हैं, क्योंकि रिटेल लोन ग्रोथ में बेटर देखने को मिला है, जो कंट्रैक्शन देखने को मिली थी कई क्वार्टर्स से। आप नंबर्स को इस वक्त कॉर्पोरेट अर्निंग्स के नंबर्स को कैसे असेस कर रहे हैं? इसी हफ्ते में आगे अब रिलायंस के भी नंबर्स हैं। Q4 की अर्निंग से एक्चुअली एक्सपेक्टेशन होनी क्या चाहिए? टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में देखिए वैसे ही काफी कुछ धीरे धीरे फैक्टर हो गया था जो स्लो डाउन है, बट जिस तरह से गाइडेंस आया है इन्फोसिस का, आई थिंक मार्केट उसके लिए उतना प्रिपेयर्ड था नहीं। क्योंकि 4 to 7% का अगर आप रेवेन्यू गाइडेंस पूरे साल का देते हो फाइनेंशियल ईयर 24 का, और अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर भी अगर मान लीजिए वो सबड्यूड रहने वाला है, तो काफी तो जो डी रेटिंग है ये आई थिंक 23 टाइम्स जो अभी ये चल रहा था, वहां से ये 19 टाइम्स तक आई थिंक ये स्टॉक जाके रह सकता है। तो आई थिंक 19 टाइम्स के आसपास अगर ये स्टॉक आता है, मेरे ख्याल से अभी ऑलरेडी आज के फॉल के बाद 21.5 या 21 के आसपास है, तो दैट विल बी एक्चुअली अट्रैक्टिव लेवल।
लेकिन अगर डी रेटिंग होती है और जो हो रही है तो इसका जो रिजल्टेंट होता है वो होता है टाइम करेक्शन। तो आई थिंक इट इज पॉसिबल कि जब तक मार्केट BFSI, रिटेल और हाई एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये 3 एरियाज हैं जहां से ज्यादा डिमांड आती है ऑर्डर्स की इन कंपनीज की तरफ, अगर वहां पर ग्रोथ आती है थर्ड क्वार्टर ऑनवर्ड्स, क्योंकि S&P की अर्निंग्स थर्ड क्वार्टर से ऐसा लगता है कि थोड़ा रिवाइव होना स्टार्ट होंगी। तो अगर ऐसा होता है और उसके रिजल्ट्स में ये तीनों सेगमेंट्स अच्छा करते हैं, तब आई थिंक IT कहीं ना कहीं फिर रिकवरी मोड में उसके बाद जाएगा। जहां तक बैंकिंग का आपने बोला, तो क्रेडिट ग्रोथ मेंटेन्ड है। देखते हैं कि सभी सारे सेगमेंट्स में, वेदर एग्रीकल्चर हो, SME हो, कॉर्पोरेट साइड हो, रिटेल हो, वहां पर हम देख रहे हैं कि हर तरफ से ग्रोथ है। जैसे आपने भी बोला, पर्सनल लोन ग्रोथ काफी शार्प हुई है। तो मेरा पॉइंट यह है कि जितना NIMs को हम कैप आउट की बात कर रहे हैं आगे जाकर 1 क्वार्टर के बाद, वो जितना मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है शायद उतना ज्यादा श्रिंक नहीं हो NIM बैंकिंग का, और प्रॉफिटेबिलिटी तो इनकी अभी 2 क्वार्टर से बढ़ी रही है। तो अगर ऐसा होता है, क्योंकि पर्सनल लोन ग्रोथ काफी फास्ट है और साथ में जो कॉर्पोरेट लोन की रीप्राइसिंग है वो भी काफी अच्छी हो रही है, तो ये दोनों ही फैक्टर मेरे ख्याल से उतना NIMs को श्रिंक नहीं होने देंगे। तो जिस वजह से बैंकिंग इज ऑन अ स्ट्रॉन्ग फुटिंग गोइंग फॉरवर्ड। ठीक है अमित, अभिषेक बोल रहा हूँ मैं, आपसे इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और देखिए जैसा कि IT के नतीजे खराब आए हैं इन्फोसिस के, और उससे संकेत ये है कि आगे चीज़ें थोड़ी सी और डिटरेट हो सकती हैं। एक तरफ मॉनसून के लेके कुछ कमज़ोर कुछ कमेंट्री आई है, अल नीनो की आशंका जताई गई है। तो अगर अभी किसी को पोर्टफोलियो वाली चर्निंग करनी हो, IT से निकल के कहीं अगर जाना हो, तो आपको सेफ बेट्स और ख़ास तौर से वो एरियाज कौन से दिखते हैं जहां पर ग्रोथ दिख सकती है? आपका कन्विक्शन कहां पर है? देखिए, अल नीनो का जैसे आपने बात किया, तो जो ट्रेंड हमने पहले देखा था, जैसे 2016 में भी इसका इम्पैक्ट था और 2009 में भी इसका इम्पैक्ट था। उस समय हमने देखा था कि जो कूलिंग प्रोडक्ट कंपनीज हैं वहां पर बेटर रिकवरी देखने को मिली थी, चाहे वो वेंडर कंपनीज हो या कुछ हद तक OEMs भी हैं। तो उसके साथ साथ जो शुगर कंपनीज हैं वहां भी हमें रिकवरी देखने को मिली थी, क्योंकि जो शुगर केन है उसका प्रोडक्शन भी कहीं ना कहीं कम होता है, शुगर के प्राइसेस भी शार्पली रिकवर होते हैं। 66% से 100% तक की जंप हमने पहले आती हुई देखी थी। अभी इस अगले साल इलेक्शन है तो मुझे लगता है शायद उतनी जंप नहीं आएगी, बट फिर भी फेवरेबल सिनेरियो है। और 10% का ब्लेंडिंग इथेनॉल का ऑलरेडी हुआ है, अनदर 10% अगले 2 साल में करना है। तो जो शुगर केन जूस की से जो रिक्वायरमेंट है, आई थिंक बहुत ज्यादा इन्वेंट्री बिल्डअप नहीं होगा, जो विच इज गुड एक्चुअली फॉर द शुगर कंपनीज। तो मेरे ख्याल से डाउनसाइड लिमिटेड है उधर और रिकवरी अच्छी आएगी। जहां तक कूलिंग प्रोडक्ट कंपनीज हैं, वो 70% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चल रही थी, अभी उन्होंने अपने को 90% कर दिया है। तो मेरे ख्याल से वहां पर एक क्षेत्र है जो काफी लुक्रेटिव दिखता है। अमित, पहले तो बहुत शुक्रिया, आप ET Now स्वदेश को समय दे रहे हैं। मेरे दोनों सहयोगियों ने आपसे जो प्रेजेंट आप काम कर रहे हैं ना उससे जुड़े सवाल पूछे। मैं थोड़ा हिस्ट्री में आपको ले जाता हूँ। आप पहले डेरिवेटिव्स और टेक्निकल्स देखते थे, तो मैं जरा उसी से जुड़ा हुआ आपसे सवाल पूछता हूँ। नो डाउट आपने वो आज भी देखते ही होंगे। सर, मार्केट के हिसाब से आपको क्या लग रहा है कि ये जो एक शॉर्ट कवरिंग रैली थी, थोड़ा मैं बोलूँगा कि एक्सटेंडेड शॉर्ट कवरिंग रैली थी, वो कंप्लीट हो गई है? अब हमको ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कम से कम अगले 2 महीने के लिए कि इस तरह का पुल बैक आएगा जब एक एक दिन के अंदर 100 150 पॉइंट निफ्टी चलेगा, 4% हफ्ते में आ जाएंगे रिटर्न्स? तो जैसे आपने बोला कि मार्केट में शॉर्ट्स बीच में काफी आए थे, और उसके बाद जिस तरह से मार्केट ने रिकवरी ली, और रिकवरी उसके बावजूद ली कि 3 बैंक्स का यूएस में कोलैप्स हुआ था, तो आई थिंक काफी लोग मार्केट में ऐसे हैं जो अभी भी स्टक होंगे अपनी पोजीशंस में, वो रोल ओवर भी करेंगे पोजीशंस, और उस वजह से मार्केट शायद थोड़ा स्टेबिलिटी के साथ आई थिंक ट्रेड करने वाला है, और धीरे धीरे, और ये लुक्रेटिव भी है। देखिए, अगर आप फंडामेंटल्स को भी ऐड करें तो 5 ईयर का जो प्राइस टू अर्निंग एवरेज है 1 ईयर फॉरवर्ड वाला, मैं अभी फाइनेंशियल ईयर 25 में नहीं जा रहा हूँ, फाइनेंशियल ईयर 24 का भी अगर आप EPS देखेंगे तो 950 के आसपास आता है। उस पर 17,000 के भाव पर हम 17.8 टाइम्स ट्रेड कर रहे थे, जो कि 5 ईयर का जो प्राइस टू अर्निंग एवरेज है 18.5 उसके नीचे है। तो इस वजह से मार्केट अट्रैक्टिव है फंडामेंटली। और दूसरा, अगर आप रिलेटिव टर्म्स में कंपेयर करें तो इमर्जिंग मार्केट के ऊपर इंडियन मार्केट्स का जो प्रीमियम है वो 105% चलता था, आज वो 62% तक आ गया, यानी कि इट हैज डिक्लाइंड सिग्निफिकेंटली, मेकिंग आवर मार्केट्स अट्रैक्टिव, क्योंकि चाइनीज मार्केट ने अच्छा रिकवरी दिया अक्टूबर से, और हमारा मार्केट में हमको 2000 पॉइंट का डिक्लाइन मिला है।
तो उस वजह से अगर आप देखिए तो शॉर्ट कवरिंग का रूम है, स्टॉक स्पेसिफिक वो हो सकता है, काफी लार्ज कैप्स अच्छे लेवल पर आ गए थे और इसी वजह से मार्केट के अंदर एक स्टेबिलिटी आई थिंक रह सकती है और वॉलेटिलिटी शायद थोड़े सबसाइड हो। अमित, एक चीज़ और है, अगर मार्केट को ठीक है थोड़ा साइडवेज टू पॉजिटिव भी रहना है तो इसमें से लीडर कौन साबित होगा? FY23 के अंदर लीडरशिप किसके पास रहेगी? ये जो फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है, रिलायंस के पास, L&T के पास, HDFC ट्विंस के पास, किसके पास? तो देखिए अगर आईटी वीक रहेगा तो बैंकिंग को तो लीड लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जो टॉप 2 सेक्टर्स हैं निफ्टी में वेट के लिहाज से वो बैंकिंग और आईटी है। एनबीएफसीज में मेरे को लगता है कि उतना बड़ा शायद पुल बैक नहीं आएगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ फंड अभी भी उनके काफी ज्यादा हैं। तो बैंकिंग इज ऑन अ स्वीट स्पॉट और इस क्वार्टर में भी हमें लगता है कि जो ओवरऑल बैंकिंग का प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़ने वाला है। तो पीएसयू बैंक्स भी परफॉर्म अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि पीएसयू बैंक्स के अंदर कॉर्पोरेट लिंक्ड स्ट्रक्चर ज्यादा है और हम देख रहे हैं कि कॉर्पोरेट्स आर डूइंग रियली गुड राइट नाउ, क्योंकि पीएलआई बेनिफिट्स वगैरह की वजह से जो पुश है, जो क्रेडिट ग्रोथ है, वो कॉर्पोरेट साइड में भी रिकवरी हो रही है और काफी रूम है आगे रिकवरी होने का। तो उसका फायदा पीएसयू बैंक्स को भी मिलने वाला है। और जहां तक दूसरा है आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, क्योंकि गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 23 में अपना 7.5 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दिया था और अब 10 लाख करोड़ वो करेगा फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर, जिस वजह से स्टॉक्स लाइक L&T आई थिंक दे आर द डायरेक्ट बेनिफिशियरी ऑफ दिस। कैपिटल गुड्स के अंदर ऑर्डर बुक जनरेशन ऑब्वियसली काफी अच्छा है, ऑलमोस्ट आई थिंक 14% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है वहां पर। और कैपिटल एफिशिएंसी, अगर आप एफिशिएंसी देखिए तो वो बेटर हुई है। तो L&T में अगर वर्किंग कैपिटल टू सेल्स देखिए, यानी कि उतनी ही सेल्स पर जितना मेरे को वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, वो ऑलमोस्ट 400 बिप्स से डिक्लाइन हो गई है ओवर द ईयर्स। पहले 24% था, अभी 20% है। काफी नॉन कोर एसेट्स को बेचा है। तो आई थिंक ये सब की वजह से आज भी L&T 2000 के आसपास है और मार्केट और बल्कि ऊपर है, और मार्केट काफी नीचे 1000 पॉइंट के बियॉन्ड तक फॉल हो गया था। इट शोज आउट परफॉर्मेंस, इट शोज कि न्यू मनी इज गोइंग नाउ इनटू दीज स्पेसेस एंड दे आर लाइकली टू परफॉर्म बेटर। राइट, ठीक है, एब्सोल्युटली। अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और अपने व्यूज हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सारे सेक्टर्स हाईलाइट किए अमित ने, जो उन्हें लगता है कि जहां पर आपको बुलिश बेट्स रखनी चाहिए, पोर्टफोलियो में एडेड होने चाहिए। लेकिन आज के लिए अब स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? बाजार तो अच्छा खासा रिकवर हुआ है, बैंक्स भी रिकवर हुए और इनफैक्ट निफ्टी भी रिकवर हुआ है। और वैसे भी वीक तो सेंटिमेंट इतना था ही नहीं, सिर्फ आईटी ने ड्रैग डाउन किया है, जिसकी वजह से आप लगभग 150 पॉइंट का एक कट देख रहे हैं निफ्टी पर। तो आज की स्ट्रैटेजी क्या हो? हमारे साथ कपिल शाह टेक्निकल पैनल पर जुड़े मैं बात करने के लिए, और आगे हमसे लक्ष्य भी जुड़ेंगे। कपिल, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका। इस वक्त क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? आईटी ही एक ड्रैगर है जिसकी वजह से निफ्टी पर दबाव है, लेकिन आप इस वक्त ट्रेड कैसे कर रहे हैं? क्या सलाह दे रहे हैं अपने क्लाइंट्स को? एडवाइस कैसे कर रहे हैं? सबसे पहले हम निफ्टी के सेक्टर को देखते हैं, निफ्टी के इंडेक्सेस के एनालिसिस करते हैं। तो आज 147-150 पॉइंट से मार्केट की डिक्लाइनिंग मोमेंटम हुई है, लेकिन इस 150 पॉइंट की डिक्लाइनिंग मोमेंटम के अंदर इन्फोसिस का 125 पॉइंट से कंट्रीब्यूशन रहा हुआ है। तो एक तरीके से ये पिक्चर काफी क्लियर हो जाता है कि जहां पे मार्केट का अभी आईटी सेक्टर के वजह से ही काफी ज्यादा प्रेशर बिल्डअप हुआ है, बाकी के जो सेक्टर्स है वहां पे इतना कुछ ज्यादा डैमेज हमें नहीं देखने मिला हुआ है। निफ्टी के पर्सपेक्टिव से हम बात करते हैं तो आज का जो डिक्लाइनिंग मोमेंटम आया हुआ है और जो हम टेक्निकली ट्रेंड लाइन हम देखते हैं, तो आज का जो लो लेवल बना हुआ है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, जो 17,570 के यहाँ पे बना हुआ है। तो 17,570 लेवल जब तक आज का लो इंटैक्ट होल्ड करता है, हमारा एक व्यू पॉजिटिव रहेगा मार्केट में, और 17,800 के ऊपर के बाद का जो उछाल आता है सो हमारे लिए और एक पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा। तो मार्केट का एक पॉजिटिव व्यू है 17,570 के शॉर्ट टर्म के स्टॉप लॉस के साथ। 17,570 का लेवल ब्रीच हो जाता है तो हमें थोड़ा सा ज्यादा पेन देखने मिल सकता है 17,350 17,400 के अराउंड में। इस पर्टिकुलर सिलसिले में अगर हमें एक ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजीज हम देखते हैं कि कौन से स्टॉक स्पेसिफिक हमारा काफी ज्यादा ध्यान बन रहा है, तो सबसे पहले हमारे ऑटो सेक्टर काफी कन्विंसिंग लग रहे हैं। और ऑटो सेक्टर्स की ब्रॉडर स्टोरी ये है, और इसके हमने 11 से 12 साल की एक हिस्ट्री को स्टडी किया हुआ है, जहां पे हमने देखा हुआ है कि अप्रैल महीना जो होता है ऑटो सेक्टर के लिए काफी अच्छा होता है। आई थिंक आउट ऑफ द 11 to 12 years
ऑटो सेक्टर्स ने अप्रैल मंथ में 8 बार पॉजिटिव क्लोजिंग दिया हुआ है एंड 3 बार नेगेटिव क्लोजिंग दिया हुआ है विद एन एवरेज रिटर्न ऑफ 5% ऑन द पॉजिटिव साइड। तो ये महीना ऑटो सेक्टर के लिए काफी अच्छा है, तो हमारा चुनाव ऑटो सेक्टर से ही रहेगा। और सबसे पहला स्टॉक होता है बॉश का। तो बॉश का बेसिकली इस स्टॉक ने 7 से 8 साल का जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन था वहां पे हमें एक ब्रेकआउट देखने मिला है, तो हमारा ये एक बाय कैंडिडेट बनता है। और पिछले काफी 7-8 महीनों से जो भी इसके डिक्लाइनिंग मोमेंटम मिले हुए हैं हमें, तो वो डिक्लाइनिंग मोमेंटम कहां ना कहां पे 6 से 7% के रहे हुए हैं और वहां पे हमें बाउंस देखने मिल रहा है। तो अभी का भी जो करेक्शन था, तो बॉश काफी अच्छे लेवल पे आ गया है ट्रेड करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहला बैट हमारा बॉश का रहेगा, जो 19,000 के अराउंड पे हम बाय कर सकते हैं। 18,500 का स्टॉप लॉस और उसके ऊपर में 20,000 के टारगेट आ सकते हैं। और दूसरा स्टॉक जो है वो भी ऑटो सेक्टर से ही है, ऑटो एंसिलरी हम उसको कह सकते हैं, दैट इज इन बैटरी सेक्टर, एक्साइड इंडस्ट्रीज। इसका भी काफी सारे स्ट्रक्चर काफी अच्छा इंप्रूव हो रहा है, सारी मूविंग एवरेज के ऊपर आ रहा है, अपने सपोर्ट लेवल को होल्ड कर रहा है, रेजिस्टेंस लेवल को ब्रीच कर रहा है। तो हमारा वहां पे एक पॉजिटिव व्यू बनता है। 187 के लेवल के यहाँ से एक पॉजिटिव व्यू है, 182 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में 195 का टारगेट रहेगा। और आखिरी का तीसरा स्टॉक जो हम देख रहे हैं वो है फाइनेंशियल सर्विसेज से, क्योंकि इस पर्टिकुलर स्टेज पे फाइनेंशियल सर्विसेज स्टॉक्स काफी अच्छा काम कर रहे हैं। और उसमें से ईबी कैपिटल जो काफी अच्छा बेस बना के आज के दिन में हमें एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने मिला हुआ है। तो ईबी कैपिटल पे हमारा बाय व्यू बनता है 160 के लेवल के यहाँ पे बाय करना चाहिए, 155 का स्टॉप लॉस रहना चाहिए और ऊपर में 170 का टारगेट रहना चाहिए। तो 3 शेयर कपिल की तरफ से, एबी कैपिटल 175 के टारगेट के लिए, बॉश 20,000 का टारगेट, 18,500 रुपए का स्टॉप लॉस और एक्साइड के लिए टारगेट है 195 का और 182 का स्टॉप लॉस एक्साइड के लिए है। तो ये 3 शेयर। लेकिन कपिल आपसे जानना चाहेंगे कि आज देखिए बाजार में वैसे तो ब्राइट स्पॉट अगर हम खोजने की कोशिश करें तो एफएमसीजी बास्केट में काफी अच्छी हम रौनक देख रहे हैं। हालांकि बैंकिंग से अच्छा सपोर्ट मिल रहा है इंडेक्स की अगर बात करें तो, लेकिन आज आईटीसी ने 400 रुपए का अहम लेवल पार किया है, रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। उसके अलावा भी हम देख रहे हैं कि नेस्ले में, ब्रिटानिया में अच्छी बाइंग है। 400 रुपए के ऊपर जाना आईटीसी का आप कितना बड़ा एक ट्रिगर मानते हैं और आपको क्या लगता है कि ये जो तेजी बनी है आईटीसी में, अभी और बड़े बड़े लेवल्स आएंगे आपकी तरफ से? क्या लेवल्स और क्या स्टॉप लॉसेस होंगे? एफएमसीजी का सेक्टर एज अ होल हम देखते हैं तो आज एफएमसीजी सेक्टर ने ऑल टाइम हाई लेवल रजिस्टर किया हुआ है। काफी टाइम से स्टॉक का एक कंसोलिडेशन, इस सेक्टर का कंसोलिडेशन पैच था। आई थिंक अक्टूबर 2022 से लेके आज तक प्राइसेस एक कंसोलिडेशन रेंज में रहे थे। नीचे में कुछ 43,000 सपोर्ट लेवल था, ऊपर में कुछ 46,000 के रेजिस्टेंस लेवल थे, जो कि आज के दिन में हमें एक ब्रेकआउट होते हुए देखने मिले हुए हैं। इसके ब्रेकआउट का रीजन ऑफकोर्स सबसे पहले तो क्रेडिट आईटीसी को ही जाता है और आईटीसी का काफी अच्छा एक मोमेंटम हमें आज बिल्डअप होते हुए देखने मिल रहा है। आईटीसी का हमने एक बहुत सालों का एक एनालिसिस किया था, वहां पे हमने ऑब्जर्व किया हुआ है कि आईटीसी का जो खराब पीरियड होता है दैट इज फॉर द 40 मंथ्स ओनली। अभी का जो टाइम था पहले 2022 के अराउंड में भी जैसे ही मार्केट ऊपर जा रहे थे आईटीसी कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा था, तब तक वो अपने 40 मंथ्स के पीरियड में था। सो वी कैन से दैट 40 मंथ्स इसका एक हिबरनेशन पीरियड होता है और उसके बाद में उसमें काफी अच्छी मोमेंटम आती है। और आज का भी जो हम ब्रेकआउट देख रहे हैं वो भी काफी टाइम के रेंज का ब्रेकआउट हमें देखने मिला है। स्टॉक ने काफी हफ्ते इस 370 से लेके 390 के बीच में, सो यानी 20 पॉइंट के रेंज में उसने टाइम स्पेंड किया हुआ था और आज हमें एक ब्रेकआउट देखने मिला हुआ है। तो आपका स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव में है। स्ट्रक्चर पॉजिटिव होने के बाद में स्टॉक ने काफी स्ट्रॉन्ग बेस बनाया और उसके ऊपर ब्रेकआउट दिया हुआ है, तो उसके सस्टेनेबिलिटी की पॉसिबिलिटी काफी अच्छी रहती है। तो यहाँ पे हमारे एक्सपेक्टेशन बनती है कि स्टॉक प्राइसेस और ऊपर में ग्रूम होने चाहिए और स्टॉक प्राइस जब तक इसके 390 के लेवल या 385 के लेवल के ऊपर रहता है, सो इस पॉजिटिव ब्रेकआउट को हम वैलिड मान सकते हैं। और ऊपर में ऑल टाइम हाई पे भी ये स्टॉक आ चुका है, तो एक ट्रेलिंग के साथ में हमने जाना चाहिए। लेकिन आईटीसी का ब्रॉडर स्ट्रक्चर काफी अच्छा है वैसे पॉजिटिव मोमेंटम के लिए। ठीक है कपिल, अभी आपसे आपके ट्रेडिंग कॉल्स के बारे में पता करेंगे। दूसरे मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लक्ष्य सिंह हैं, उनसे जरा करते हैं बातचीत। लक्ष्य, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने हमको समय दिया। सर, आज का वैसे तो फ्लेवर एफएमसीजी है ज़्यादातर, लेकिन फिर भी बैंक्स को नहीं भूलना चाहिए और मैं बड़े बैंकों की बात ही नहीं करूँगा आज एयू स्मॉल बैंक, CUB, सेंट्रल यूनियन बैंक, इन दोनों के ज़रा चार्ट देखिए, ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। से अच्छा बेस बना के CUB ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ से PSU बैंकिंग में भी मेरा इंटरेस्ट है एक्चुअली, तो मुझे लगता है कि PSU बैंकिंग अगले 1 से 2 दिन चल सकता है और
ओवरऑल बैंक निफ्टी में अगर मेरा व्यू आप पूछो कि क्या यहाँ से बैंक बहुत ऊपर जा सकते हैं, बैंक निफ्टी में तो बहुत ज्यादा स्पेस नहीं दिखता, 300-400 पॉइंट का दिखता है, लेकिन पीएसयू बैंकिंग में 4 to 5% एज ए सेक्टर अपसाइड आ सकता है। तो अगर सेक्टर चलेगा तो छोटे मोटे जो स्टॉक्स हैं वो भी चलेंगे, और उसके रब ऑफ इफेक्ट में आपको सीयूबी जैसे बैंक भी चलते हुए दिखेंगे। तो मुझे लगता है कि अगर आप 126 के स्टॉप लॉस से इसको होल्ड करेंगे तो 135 तक का मूव आ सकता है। अगर आप पोजिशनल हैं तो ओवरऑल मुझे 145 से 150 तक का मूव भी दिखता है, जो कि बेस्ट केस सिनेरियो है। ओके ठीक है, 150 तक का मूव भी आपको लगता है। आप सीयू पे आप भी बुलिश हैं। अच्छा, ये तो सर मैंने आपसे सवाल पूछा एयू सीयूबी, आपकी ट्रेडिंग कॉल्स क्या है, आपने क्या ढूंढा हुआ है लक्ष्य? मेरे ट्रेडिंग जो कॉल्स हैं बेसिकली इसमें फोकस मेरा रहेगा पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो बैंक ऑफ बड़ौदा जो है 171 के स्टॉप लॉस से मेरा टारगेट 179 182 तक का है। तो मुझे लगता है ये स्टॉक चल सकता है अगले कुछ दिन, 1 से 2 दिन का व्यू है। आज ओवरऑल इन्फोसिस के रब ऑफ इफेक्ट जो निगेटिविटी है, हो सकता है लोगों ने अपनी पोजीशन कट की हो, इसी निगेटिविटी में और भी पोजीशंस कट की हो। तो ओवरऑल थोड़ी सी आपको मोमेंटम कम दिख रहा है, लेकिन चीजें इतनी बुरी नहीं है अगर आईटी को आप हटा दें। तो मुझे लगता है कि यहाँ से बैंक ऑफ बड़ौदा पहला हो गया। दूसरा पीएनबी मुझे अच्छा लगता है, 47.9 के स्टॉप लॉस से ये 49.6 और 50.5 की तरफ जा सकता है। और उसके अलावा एसबीआई 540 पे है, स्टॉप लॉस अगर 536 का लेके इसको ट्राई कर सकते हैं अपसाइड के लिए। 547 549 तक का मूव दिख सकता है। तो बहुत बड़ा मूव नहीं, लेकिन 1 से 2 दिन का एक स्विंग आप पकड़ सकते हो यहाँ पे। और मेटल्स में मुझे वेदांता अच्छा लगता है, जो कि स्टॉप लॉस 275.5 से मुझे लगता है ये 284 287 की तरफ जा सकता है। मेटल में ऐसा कुछ बहुत क्लासिक मोमेंटम तो नहीं दिख रहा, लेकिन डॉलर क्योंकि थोड़ा डल है तो हो सकता है उसका बेनिफिट थोड़ी सी मिले मेटल्स में। और मेटल्स में हिंडाल्को वेदांता दोनों चल रहे हैं, लेकिन वेदांता मुझे लगता है कि एक पुश मार सकता है 288 तक। बैंक्स में बीओबी, मिड कैप बैंक्स और साथ ही लार्ज कैप बैंक पीएसयू स्पेस से पसंद आ रहे हैं, और साथ ही आपने वेदांता की बात की। एक बार कपिल के पास पर लौटते हैं, कुछ और स्टॉक्स भी डिस्कस करेंगे, लेकिन एक आपको फिर से एक रिकैप दे दें कि उन्होंने आज कौन से स्टॉक्स पर बेट किया है। कपिल को जो स्टॉक्स पसंद आ रहे हैं उनमें एक एक्साइड है, टारगेट 195 का है, और खरीदारी की राय होगी, स्टॉप लॉस का ध्यान आप रखें। और दूसरी जो कॉल उन्हें पसंद आ रही है वो बॉश की है और 20,000 का यहाँ टारगेट है। कपिल, आज अच्छा खासा कंज्यूमर स्टेपल्स के स्टॉक्स में भी एक्शन है। हालांकि डिफेंसिव स्ट्रैटेजी कोई नहीं है बाजार की, लेकिन ये स्टॉक्स चल रहे हैं। ग्लोबली भी कंज्यूमर स्टेपल्स में अच्छी बाइंग है, अच्छे इन्फ्लोज हैं। नेस्ले, ब्रिटानिया, कहां पर आपको और एक्शन दिख सकता है यहां से भी आगे फर्दर? यस, नेस्ले मीन्स काफी सारे एक अंडर परफॉर्मेंस रहा हुआ था ब्रिटानिया, और नेस्ले स्टॉक में काफी टाइम पहले से अल नीनो की इफेक्ट थी, उसके वजह से भी थोड़ा सा हमें कॉम्प्रेशन देखने मिला था। लेकिन जैसे वो इफेक्ट हुआ, हमें प्राइसेस के जो काफी अच्छे अपसाइड मोमेंटम देखने मिल रहे, तो वो इफेक्ट एक रब ऑफ हो रही है। तो यहाँ पे एक ब्रिटानिया का एक स्टॉक है जो काफी एक ध्यान में बनता है, क्योंकि ब्रिटानिया का स्टॉक का एक दिलचस्प बात यह है कि स्टॉक ने काफी सालों के कंसोलिडेशन पैच था उसका, 2020 से लेके 2022 तक प्राइसेस ने लगातार एक 4,340 के लेवल के यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया हुआ था। और जब भी आपका रेजिस्टेंस ऊपर में ब्रीच हो जाता है, प्राइसेस वही रेजिस्टेंस को रिटेस्ट करता है, तो वो काफी बढ़िया से एक सपोर्ट लेवल बन जाते हैं। तो आज की तारीख में प्राइसेस उसी सपोर्ट लेवल पे खड़ा हुआ है, और हमने डेली चार्ट पे थोड़ा सा एक पुल बैक इफेक्ट हमें ऊपर में देखने मिल रहा है। स्टॉक प्राइस काफी कंसोलिडेशन पैच में ही चल रहा है, तो आज के दिन का एक दिन के मोमेंटम की वजह से वी कांट से दैट कि इसका व्यू काफी पॉजिटिव हो गया है, बट हाँ काफी एक ब्रेकआउट के लेवल के यहाँ पे है। तो स्टॉक प्राइस अभी 4,336 के लेवल पे चल रहा है, लेकिन 4,370 के लेवल के ऊपर आना स्टॉक के लिए काफी अच्छा ब्रेकआउट हम इसको मान सकते हैं। वहां से एक लग रहा है कि फिर से जो इसके हाई टाइम फ्रेम तो स्ट्रक्चर काफी अच्छे हैं, और लो टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर भी काफी अच्छे हो जाएंगे 4,370 के लेवल से। तो आपके एक हाई टाइम फ्रेम और लो टाइम फ्रेम की एक हार्मनी बन जाती है। तो ये स्टॉक को एक थोड़ा सा पुश ऊपर में हमें देखने मिल सकता है 4,370 के ऊपर। 4,370 के ऊपर एक फिर से मौके बन सकते हैं ब्रिटानिया के शेयर में। आज बढ़िया तेजी, गुड डे कह सकते हैं ब्रिटानिया के लिए भी। लेकिन आपसे जरा जानना चाहेंगे लक्ष्य फर्टिलाइजर स्टॉक्स को लेकर, क्योंकि पिछले हफ्ते हमने बड़ी तेजी देखी तमाम ऐसे स्टॉक्स थे, मद्रास फर्टिलाइजर, दीपक फर्टिलाइजर, वहां पर 15 से 20% के गेंस थे। अगर हम फैक्ट की बात करें तो पिछले 5-6 सत्र में ये शेयर 1.5 गुने से ज्यादा हो गया है, और आज भी ये चल रहा है। हालांकि अब थोड़े थकावट के संकेत मिलने लगे हैं। अभी तक जिन्होंने होल्ड किया हुआ लक्ष्य, क्या आपको लगता है कि उनको प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी चाहिए,
क्या सलाह होगी आपकी? मेरा मानना है कि जो चार्ट्स दिखा रहे हैं वो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है हर बाउंस पे। तो कोई तो निकल रहा है यहाँ पे जब भी बाउंस मिल रहा है, तो मेरा मानना है कि हर नई एंट्री तो बिल्कुल नहीं बनती है। कोई भी बाउंस मिले तो थोड़ी प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि जिस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पे बना है, लास्ट टाइम भी ऐसे ही शार्प अप मूव आए थे और उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग हाई पे भी शार्प थी। तो ये स्टॉक थोड़ा सा लोगों को फंसा भी सकते हैं। काइंड ऑफ थोड़ा रिस्की स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो यहाँ पे हर बाउंस पे मैं फिलहाल बुक करने की सलाह दूंगा। 5 to 7% डिप आ जाए उसके बाद ही आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं अपसाइड के लिए। तो राइट नाउ सेल द बाउंस है। की सलाह है फैक्ट के शेयर से। लेकिन इससे जुड़ा हुआ सेगमेंट जो है केमिकल वाला, और ख़ास तौर से लक्ष्य जो स्पेशलिटी केमिकल वाला है, वहाँ पर हम देख रहे हैं कि अभी मोमेंटम कायम है, कहीं ना कहीं इंटरेस्ट लोगों का बना हुआ है। और आज हम देख रहे हैं कि हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल या फिर गुजरात फ्लोरो, ऐसे कई सारे स्टॉक्स हैं जहाँ पर 3 से 5% के आसपास की तेज़ी है। कहीं आपको मौके दिख रहे हैं जहाँ पर आप सजेस्ट करेंगे किसी को अगर फ्रेश बाइंग करनी हो तो? केमिकल सेक्टर अगर आप मिक्स करके बोले तो थोड़ा सा डाउट था, लेकिन केमिकल में अभी भी स्ट्रेंथ है। हिमाद्री की स्पेसिफिक बात करें तो 94 पे चल रहा है। 91 का अगर स्टॉप लॉस लेके कोई पोजिशनल प्ले करे तो 100 102 तक के लेवल्स इसमें आ सकते हैं। ओवरऑल स्ट्रक्चर इसका काफी अच्छा है। 20 वीक मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट करके ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे जब भी ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनता है तो 2-3 हफ्ते तक आपको डिप में बाइंग मिलती है, और जब तक इसके टारगेट्स नहीं अकम्प्लिश हो जाते ये गिव अप नहीं करते हैं इस तरीके के स्ट्रक्चर में। तो 100 102 तक के अपसाइड दिखते हैं इसमें। ठीक है, आज बहुत सारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़े थे। अजय भी जुड़े थे डायमेंशंस वाले, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, उनका भी एक व्यू पॉइंट आपके सामने लेके आएंगे। लेकिन लक्ष्य एक काम करें, मेरे को ना 2 शेयर आपसे पता करना है, जरा फटाफट आप बताइएगा उसके बारे में, और हमारी प्रोडक्शन टीम उस पर बकायदा ठप्पे लगा देगी, बाय सेल होल्ड डिप वट जो भी आप बोलेंगे। एक शेयर है इंडिया सीमेंट, ये चलेगा बट बहुत स्ट्रॉन्ग चलेगा, अभी ये धीरे धीरे करके थोड़ा लोगों को तरसा रहा है। ये राइट अपॉर्चुनिटी है इंडिया सीमेंट के अंदर आने की, क्योंकि सीमेंट के अंदर बाइंग है, और मेरे को इंडिया सीमेंट थोड़ा ज़्यादा ठीक लग रहा है वैल्यू और वॉल्यूम दोनों से। एक बार जरा आप मेरे को इसके बारे में बताइए प्लीज़। इंडिया सीमेंट अगर वीकली चार्ट में देखें तो आरएसआई 44 पे चल रहा है। मुझे लग रहा है एटलीस्ट 50 ट्राई करेगा, और स्टॉक 200 203 तक के लेवल मिनिमम ट्राई कर सकता है। वीकली स्ट्रक्चर काफी अच्छा है, ब्रेकआउट हुआ है, पिछले वीक के कैंडल को इंगल्फ किया इस हफ्ते, और अभी हम पहले दिन में ही हैं, तो डेफिनेटली ये एक पॉजिटिव है। और यहाँ से 201 तक के लेवल मिनिमम दिखते हैं, जो कि 1 से 2 हफ्ते में आ सकते हैं। लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो यहाँ से आपको अपसाइड 230 तक के भी दिख सकते हैं, जो कि 2 से 3 महीने का टाइम होराइजन आप अगर लेके चलें। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि बाय है, हमने बकायदा के बाय के ठप्पे मारे हैं इस पे, और 200 पहला, और उसके बाद फिर 200 के ऊपर तक के टारगेट मिलेंगे। एक सवाल मेरा हो रहा है, उसके बाद फिर प्रियंका अपने सवाल भी रखेंगे आपके सामने, वो है यूबीएल। लक्ष्य आप ही चेक करो जरा, यूबीएल ये भी मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। मेरा एक हफ्ते का व्यू नहीं है, मेरा एक क्वार्टर का व्यू है, मैं इस क्वार्टर से अगले क्वार्टर तक जाऊँगा। यूबीएल स्ट्रक्चर अच्छा है। मेरा ये फेवरेट सेक्टर है इलेक्शन ईयर में एक्चुअली। तो मेरा मानना ये है कि ये सेक्टर काफी अच्छा कर सकता है। 1530 1540 तक के लेवल्स दिखते हैं, अगर आपका व्यू एटलीस्ट 2 से 3 हफ्ते का है। तो 1 से 2 महीने अगर आप रुकते हैं तो मुझे लगता है 1500 से 1600 आपको लेवल इसमें मिलेगा। ये बहुत ही अच्छा एरिया है। पिछले हफ्ते का जो कैंडल है उसने एक अच्छा खासा हैमर बनाया है, जो दिखाता है कि लोअर लेवल पे किसी ने ट्रैप किया है, मतलब लोग निकले और किसी बड़े बिग हैंड ने एंट्री की है। और उसके बाद जो ये हफ्ता है ये दिखा रहा है कि वो कंफर्मेशन की वो कोई बड़ा बिग मनी ही है, और डेफिनेटली ये पोजिशनल व्यू लेकर लोग चल रहे हैं। तो मुझे लगता है 1600 तक के लेवल इसमें आ सकते हैं अगले 2 से 3 महीने में। राय रही, लेकिन और दूसरे कुछ और स्टॉक्स, आज एबी कैपिटल जैसे स्टॉक्स फाइनेंस काउंटर्स में भी अच्छी मूव है कपिल। एबी कैपिटल या फिर कुछ चोला जैसे स्टॉक्स भी सुबह फाइनेंस काउंटर्स में अच्छे चल रहे थे। कोई और आपके रडार पर आ रहे हो, या फिर दूसरे कुछ एनबीएफसीज? फिलहाल तो जो हमारा एक पिक था आज का दिन का वो एबी कैपिटल ही रहा हुआ है। द रीजन इज दैट कि काफी टाइम से एक कंसोलिडेशन पैच बना के स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया हुआ है। तो लेट्स से कि जो मार्च 2021 से लेके लगातार स्टॉक एक रेंज में चला हुआ था, और इसका ब्रेकआउट हमने नवंबर 2022 में
देखने मिला हुआ है, उसके बाद में भी स्टॉक में थोड़ा बहुत कूल ऑफ हुआ है, लेकिन फिर से अभी आज के दिन में स्टॉक ने काफी अच्छा ट्रैक्शन दिया हुआ है। तो एक इमीडिएट हर्डल लेवल पे है, लेकिन अंडरलाइंग टोन इतना पॉजिटिव है कि स्टॉक ने 162 का लेवल जो था वो भी उसने ब्रेकआउट किया हुआ है। तो 160 जो ये लेवल इसने ब्रेकआउट कर लिया है, तो उसके नेक्स्ट बेस्ट हर्डल हमें 170 के अराउंड के ही देखने मिलते हैं। तो वहां का हमें एक इजी फ्लो देखने मिलता है, और फाइनेंशियल सर्विसेज स्टॉक इस टाइम के मार्केट के फ्लेवर में भी है। सो यहाँ पे एनबीएफसी स्टॉक्स में काफी अच्छी मोमेंटम बन सकती है, और एबी कैपिटल एक लीडिंग स्टॉक है। ठीक है, एनबीएफसी स्पेस में मोमेंटम बन सकता है, लेकिन लक्ष्य आपसे ना एक जरा कैश का स्टॉक है उस पर राय जानना चाहेंगे। इथॉस लग्जरी वॉच वाली सेगमेंट में ऑपरेट करती है और लास्ट ईयर मई की इसकी लिस्टिंग है, लिस्टिंग थोड़ी सी कमज़ोर हुई थी इशू प्राइस से मुकाबले, लेकिन क्या ज़बरदस्त रैली है और अभी ये दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। तकरीबन देखिए 20% ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहा है, 1250 का भाव है। सर्किट बस लगने ही वाला होगा इसमें। आप ये बताइए कि इथॉस पर क्या आप व्यू दे पाएंगे? हालांकि साल भर से कम की लिस्टिंग है, इसमें क्या करना चाहिए? अगर जिसके पास है क्या वो इसमें प्रॉफिट टेकिंग कर ले, या फिर अभी मोमेंटम मजबूत है? क्योंकि हम पिछले 5 सत्र में देखेंगे तो 25-30% ये शेयर चल चुका है। देखिए, जिसका व्यू छोटा है, शॉर्ट टर्म है, तो डेफिनेटली वो बुक कर सकते हैं। यहाँ पे एक ट्रायंगुलर पैटर्न था कंसोलिडेशन का, उसको इसने ब्रेक किया है। मुझे इतना आइडिया नहीं है इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में, लेकिन जो चार्ट में दिख रहा है उसके हिसाब से ये कोई न्यूज बेस्ड, ऐसा इंफॉर्मेशन बेस्ड या अर्निंग बेस्ड मूव है। लेकिन कहते हैं कि जब तक प्रॉफिट बुक नहीं किया तब तक प्रॉफिट आपने कमाया नहीं। तो अगर आप ऑलरेडी इसमें कंसोलिडेशन में बाय कर रहे थे तो 1240 1250 अच्छा एरिया है निकलने का। यहाँ से और अपसाइड आएगा, लेकिन डिप दे दे के आएगा, और जो दिख रहा है उसको बुक कर लेना चाहिए। मेरे हिसाब से ये बेटर स्ट्रैटेजी होगी। यहाँ हॉर्स पर बात रही, पिछले 7 दिन में इसकी 26% की ग्रोथ देखने मिली। इनफैक्ट सारे लग्जरी सेगमेंट्स की बात भी करें, इनफैक्ट देखना होगा, इंटरेस्टिंग होगा, लग्जरी कार्स यानी लैंडमार्क के भी किस तरह के नंबर्स आगे रहते हैं, उसमें भी एक अच्छा सर्ज और फंड्स का एक्शन रहता है। लेकिन इस बीच आज डीलिंग रूम से क्या गपशप लेकर शरद आए हैं वो समझते हैं। शरद बताएं। जी बिल्कुल, हमारे जो डीलर्स के साथ बात हो रही है तो इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ। स्मार्ट मनी जो है थोड़ी सी आईटी से रीएलोकेट होकर आपके डिफेंसिव्स में जा रही है। आपके ऑफकोर्स एफएमसीजी और फार्मा स्पेस में देखने मिल रहे हैं, और यहाँ पे ऑफकोर्स एफएमसीजी स्पेस में जो है फोकस में रहने वाले हैं। और यहाँ पे डीलर्स कह रहे हैं कि एचयूएल में जो है डीआई बाइंग सीन देखने मिल रही है। और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि एक ट्रिगर है कि रोहित जावा जो है एमडी और सीईओ बनने वाले हैं आपके 27 जून से। तो वहाँ पे लेके जो है डीलर्स बहुत, आप कह सकते हैं, पॉजिटिव रिएक्शन देख रहे हैं, और आगे जाते हुए एक्सपेक्ट करें कि मार्केट शेयर में बढ़ोतरी हो, क्योंकि वो D2C स्पेस में भी एक्सपैंड कर रहे हैं। और आगे जाते हुए जो उनकी जो प्रीमियमाइजेशन मॉडल है उसको लेके भी मार्जिन्स में जो है एक अच्छी पॉजिटिव रुख देखने मिल सकती है। और आज ही नुवामा का भी रिपोर्ट आया है जहाँ पे उन्होंने मेंटेन बाई रखा है, और टारगेट प्राइस लगभग आप 3,365 रुपये प्रति शेयर का रखा है। ऑफ कोर्स अगर एफएमसीजी स्पेस के बारे में बात करें तो आज आईटी भी अपने ऑल टाइम हाई पे 400 रुपये के ऊपर है, और नेस्ले में भी 4% से ज़्यादा का इजाफा देखने मिला है रिकॉर्ड डेट के आगे, जहाँ पे उनकी इंटरिम डिविडेंड रहेगी। तो ये तो एफएमसीजी डिस्कशन थी, लेकिन दूसरा स्टॉक जो है इसी स्पेस से रहेगा वो है बजाज कंज्यूमर केयर। अब यहाँ पे जो है ओवरऑल देखा जाए तो डोमेस्टिक फंड की जो है बड़ी बाइंग आज देखने मिल रही है, और यहाँ पे पता चल रहा है डीलर्स से कि ये जो बाइंग है लगभग 20% तक टोटल डीआई की होल्डिंग कंपनी में देखने मिल सकती है। और डिलीवरी वॉल्यूम्स देखें तो वो भी बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 63% देखने मिल रही है। और आगे जाते हुए जो वैल्यूएशंस है पिछले 1 साल में जो थी वो लार्जली फ्लैटिश रहे हैं, और डीलर्स कह रहे हैं कि बजाज ग्रुप में जो है थोड़ी री रेटिंग देखने मिल सकती है स्टॉक्स में। तो इस पूरे ग्रुप को एज अ होल भी जो है आप ज़रूर अपने रडार में रखिएगा। ह्यूमर और साथ ही एचयूएल पर नजर रखें। न्यू सीईओ ने वहाँ पर पदभार संभाला है, जिसकी वजह से अभी से एक्शन आपको स्टॉक में दिखने लगा। डिफेंसिव में वैसे भी एक्शन है, कंज्यूमर स्टेपल्स में स्पेसिफिकली काफ़ी एक्शन है। लेकिन जो इंटरेस्टिंग ग्रुप बताया आपने बजाज इलेक्ट्रिकल्स का, बजाज कंज्यूमर ग्रुप, और इस स्टॉक ने 1 साल से कोई रिटर्न ही नहीं दिया। इनफैक्ट पिछले 1 साल का अगर हम चार्ट निकाल के लाएं बजाज कंज्यूमर का, तो बजाज कंज्यूमर में आप देखें तो वहाँ पर फ्लैटिश से रिटर्न मिले हैं। अभी तो फिलहाल ये आपको एक स्टॉक में खबर दें 9% का सिर्फ रिटर्न आपको, विच इज़ 52 वीक्स में। और इसी तरह से बजाज इलेक्ट्रिकल्स का भी निकाल के लाएं तो वहाँ पर भी रिटर्न बहुत सबड्यूट रहे हैं। इस स्पेस पे ये 2 स्टॉक्स में क्या एक्शन बनते हुए दिख रहा है लक्ष्य? बजाज कंज्यूमर का अगर चार्ट कहें तो बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग नहीं है। यहाँ से अगर एंट्री आपको करनी है तो थोड़ा सा आपको ये सताएगा, परेशान करेगा। 149 148 पे सपोर्ट है, और
158 पे इसका रेजिस्टेंस है जो आज का हाई भी है। तो मुझे लगता है जब तक ये एरिया नहीं निकलता तब तक आपको एक रेंज में फंसा हुआ दिखेगा। और मतलब ये नहीं कहूंगा मैं कि ये एरिया गलत है जहाँ पे आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं अगर आप लॉन्ग टर्म प्लेयर हैं, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म है, मोमेंटम आपको खेलना है तो मोमेंटम अभी यहाँ पे मिसिंग है और आपको थोड़ा सा और ये परेशान कर सकता है इस रेंज में। 158 के ऊपर निकलता है तो फिर आपके लेवल्स 165 से लेके 180 तक के मिल सकते हैं। उसके बाद ब्रेकआउट के 2 हफ्तों में, तो ब्रेकआउट का वेट कर लें, बेटर रहेगा। तो ये बजाज कंज्यूमर का है। और बजाज इलेक्ट्रिकल, तो बजाज इलेक्ट्रिकल फिलहाल मुझे ये स्टॉक भी थोड़ा सा थका हुआ दिख रहा है। ब्रेकआउट करने की कोशिश कर सकता है ये, लेकिन इसको भी 1-2 हफ्ते का टाइम लगेगा। तो मुझे लगता है 1070 के लेवल जब तक ब्रेक नहीं होते तब तक ये एक अपसाइड आपको नहीं दिखाएगा। थोड़ा टाइम और स्पेंड कर सकता है ये 1070 और 1040 के बीच में। तो मेरा मानना है अभी थोड़ा सा इससे बच के रहें। और बहुत सारे स्टॉक हैं, सेक्टर्स हैं जो मोमेंटम में आपको पैसा दे सकते हैं। लॉन्ग टर्म प्ले है तो डेफिनेटली आपको कोई भी स्टॉक 20% गिरता है तो उसके बाद आप थोड़ा बहुत ले सकते हैं, तो उस कैटेगरी में ये आता है, लेकिन इमीडिएटली आपको मूव शायद ये ना दे। ठीक है, इमीडिएटली मूव नहीं देगा, लेकिन जो खबर थी बजाज कंज्यूमर्स में वो खबर यही थी कि जब बजाज ट्विंस चल गई, बजाज ऑटो चल गया, तो बजाज ग्रुप की और कंपनीज की भी री रेटिंग हो सकती है। एक बड़ा डोमेस्टिक फंड मार्केट के अंदर है जो शायद ये री रेटिंग वाले कैंडिडेट में पैसा डालेगा। खबर ये भी है कि बजाज क्योंकि चला नहीं है कंज्यूमर्स और एफएमसीजी के अंदर बज़ काफ़ी है, और हो सकता है कि जो आईएमडी के प्रेडिक्शन के एंटी हो सकता है एफएमसीजी कंपनीज चल जाएं, तो उसमें से सबसे बड़ा कंटेंडर ही यही है। इसलिए इस शेयर पे ज़्यादा बज़ चल रहा है मार्केट के अंदर, जो शरद ने आपके सामने रखी। ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि 158 165 पार होने पर ही इस शेयर के अंदर काफ़ी दम आएगा। आज हमने सुबह अजय श्रीवास्तव से भी बातचीत की थी मार्केट सेक्टर के रिगार्डिंग, उनसे बातचीत हुई, एक व्यू उनका भी सुनाते हैं आपको, फिर स्टॉक स्पेसिफिक चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। बाजार में निवेश से आपको एंग्स्टी मिलेगी, कोई आपका वो नहीं मिलने वाला। देखिए बाजार को आप इसलिए देखिए कि महंगे बाजार में इकोनॉमी स्लो डाउन कर रही है। आरबीआई ने इन्फ्लेशन का टारगेट अब गिव अप कर दिया है, जो भी रीजन था उनका गिव अप करने का कर दिया है कि भाई 5.66 इन्फ्लेशन आया तब भी हमें कोई परवाह नहीं, क्योंकि टारगेट उनका 4%, 2 to 4 का बैंड में, उनका 6 में बैंड में है। उस नजरिए देखते हुए अगर करना है इन्वेस्ट तो आप फिक्स इनकम में करिए। ज्यादा इक्विटी में निवेश करना है तो उसको खर्च ही कर डालिए, इससे पहले कि बाजार आपसे पैसा ले जाए अपनी फैमिली पे पैसा खर्च दीजिए। हमारी राय 6 महीने से लगातार यही चल रही है, 8 महीने से, कि इस माहौल में इक्विटी इन्वेस्टमेंट बहुत समझ के करें, लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव पे करें, और ये सोचना कि ये मार्केट आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न देगा बहुत ही मुश्किल है इस माहौल में। नैरेटिव को भूलिए, अपने पे ध्यान रखिए, पोर्टफोलियो पे खर्चा करिए, वही इकोनॉमी को बढ़ाएगा, वही आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा। होटल में हमने कहा 2 साल से कि होटल इंडस्ट्री इंडिया की कंसोलिडेट हो रही है, बहुत बढ़िया रिटर्न दे रही है होटल इंडस्ट्री आपको, और उसमें स्टेबिलिटी भी आई है अर्निंग के अंदर में, और उसके अंदर में अगर निवेश है तो आप कोई भी वीकनेस लेके उसमें आप कर सकते हैं। हमारे हिसाब से अभी थोड़ा सा अब आराम से करिए इन्वेस्टमेंट, बिकॉज ऑल्दो हमको लगता है कि होटल इंडस्ट्री अब फिर बिल्कुल रिवाइव हो गई है, बट आई थिंक लास्ट महीने 2 महीने के अंदर में एक सॉफ्टनेस जरूर आ रही है इंडस्ट्री के अंदर में, और वो बड़ी विजिबल होगी अप्रैल टू जून में। जल्दबाजी नहीं है, बट इंडिया के लिए होटल इंडस्ट्री बहुत बेहतरीन इंडस्ट्री है, बिकॉज इसमें कंपटीशन कम होते जा रहा है, कंसोलिडेशन प्ले बढ़ते जा रहा है, और प्लेयर भी 2 ही 3 है। ये भी नहीं कि आप मेरे पास में 10 प्लेयर हैं तो कम्पीट करेंगे, 2 ही 3 प्लेयर हैं, और 2-3 इतने बड़े दिग्गज प्लेयर हैं कि उनसे छोटे का कम्पीट करना बड़ा मुश्किल है। वो नजरिया देखते हुए हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, एविएशन इंडस्ट्री, 2 इंडस्ट्री को तो हम जरूर मानेंगे कि चलेगी। ठीक है, तो होटल इंडस्ट्री के बारे में बता भी रहे थे कि होटल इंडस्ट्री अपने आप में काफ़ी कैपेक्स कर रही है, और दोनों होटल की टॉप मैनेजमेंट, लेमन ट्री की भी और इंडियन होटल्स की भी, आप मैनेजमेंट को बैक टू बैक 18 स्वदेश पे सुनते भी होंगे, देखते भी होंगे। यही सवाल है मेरा कपिल आपसे, लेमन ट्री रखें पोर्टफोलियो में या फिर इंडियन होटल्स? दोनों में से एक ही रखेंगे, पोर्टफोलियो में दोनों को जगह नहीं दे सकते, एक को देंगे, बताइए किसको, इंडियन होटल्स को कि लेमन ट्री को? दोनों के स्टॉक का कंपैरिजन मैं अभी कर रहा हूं,
तो दोनों के स्टॉक के रिलेटिवली स्ट्रेंथ वाइज जो देखता हूँ, लेमन ट्री अभी भी उसके जो हाई के लेवल थे वहां से काफी ज्यादा कूल ऑफ हो गया है और नीचे में बेस बना रहा है, जबकि इंडियन होटल अपने हाई पे है और वहां पे ही वो स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ वाइज वहां पे पता चलता है कि इंडियन होटल की स्ट्रेंथ काफी अच्छी है एज कम्पेयर टू लेमन ट्री के हिसाब से। और ये स्टॉक का जो हम लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर भी देखते हैं, तो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर में हम एक मूविंग एवरेज फॉलो करते हैं, दैट इज 9 पीरियड मूविंग एवरेज, जो एक ऑन गोइंग अपसाइड ट्रेंड होता है, वहां पे काफी अच्छे से सपोर्ट लेवल में काम करता है। तो अभी का जो ये टाइम है, जो पिछले काफी 3-4 महीने से स्टॉक में एक डिक्लाइनिंग मोमेंटम हमें देखने मिली थी, तो एग्जैक्टली स्टॉक ने 4 महीने की डिक्लाइनिंग के बाद में वही मूविंग एवरेज को टेस्ट करके पिछले 2 महीने से हमें अपसाइड मोमेंटम आ रही है। और ये सिलसिला हम पिछले 1-1.5 साल से देख रहे हैं कि जब भी मार्केट ने, जब भी इस पर्टिकुलर स्टॉक ने 9 पीरियड मूविंग एवरेज को टेस्ट किया, वहां से हमें एक ब्रेकआउट देखने मिला हुआ है। दैट इज एन हाई टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर। डेली टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर में देखता हूं तो स्टॉक प्राइसेस ने काफी हर्डल फेसेस किए हुए थे, 290 से लेके 300 से लेके 325 तक का। तो पिछले 4-5 दिनों से प्राइसेस उसके ऊपर सस्टेन होते हुए देखने भी मिल रहे हैं, तो एक पॉजिटिव साइन है, साइडवेज टू पॉजिटिव हम इसको बोल सकते हैं। एंड स्टॉक का इमीडिएट हर्डल लेवल हमें कुछ 335 के यहाँ पे देखने मिलता है, और अभी 333 के लेवल के यहाँ पे स्टॉक ऑलरेडी चल ही रहा है। तो 335 के लेवल के ऊपर और निकल जाता है तो पॉजिटिव सेंटीमेंट स्टॉक में और बढ़ जाएंगे और एक पॉजिटिव मोमेंटम हमें इसमें देखने मिल सकती है। होटल्स पसंद है कपिल को। लक्ष्य, आपसे जरा ना बैंकिंग स्टॉक्स पे बारे में राय जानना चाहेंगे, क्योंकि निफ्टी बैंक की अगर हम 12 शेयरों को देखेंगे तो 11 शेयर उसमें से हरे निशान में ट्रेड करें HDFC बैंक को छोड़कर, नतीजों के बाद वहां पर थोड़ा सा प्रेशर है। SBI के बारे में जरा राय दीजिए। 500 रुपए के स्तर से इसमें लगातार तेजी है, अब 550 रुपए के स्तरों के आसपास है, लोगों की नजर है 600 रुपए वाले स्तर पर, वहां तक जाने के लिए कितना समय देना होगा इसको? तक पहुंचने में से समय लगेगा, क्योंकि ओवरऑल पूरे मार्केट को चलना पड़ेगा और मार्केट अभी उतने कॉन्फिडेंस के साथ ऊपर नहीं है। जैसे अभी रिजल्ट्स भी शुरू हो चुके हैं आना, अगले हफ्ते ICICI बैंक का रिजल्ट है, फिर उसके रिजल्ट को देखते हुए लोग SBI का भी एंटिसिपेशन करेंगे। तो नॉर्मली रिजल्ट्स में डिसअपॉइंटमेंट तो इतना नहीं देता है SBI, लेकिन फिर भी मुझे लगता है एक बार यहाँ से 560 तक चल सकता है, 60-65 तक। एज ऑफ नाउ मुझे वही विजिबिलिटी दिखती है, क्योंकि बैंक निफ्टी में कुछ प्राइवेट बैंक्स नहीं चलेंगे, कुछ सरकारी बैंक चलेंगे, तो उसमें SBI मेरा भी टॉप पिक है कि यहाँ से ऊपर जा सकता है। लेकिन अभी कहना कि ये 600 चला जाएगा, आई डोंट थिंक अभी करेक्ट होगा, बट 565 तक का अपसाइड मुझे दिखता है राइट नाउ। ऑलराइट, और ये तो आपने शो के स्टार्ट में अपनी रिकमेंडेशन के फॉर्म में भी दिया था, लेकिन इस वक्त के BTST ट्रेड्स क्या होंगे? और इनफैक्ट इस हफ्ते में जो बड़े नंबर्स आने हैं उसमें से रिलायंस के भी नंबर्स हैं। कपिल से समझ लेते हैं। कपिल, रिलायंस पर कैसे ट्रेड करें? पिछले हफ्ते तक काफ़ी मजबूत लग रहा था रिलायंस, हालांकि कोई बड़ा ड्रैग नहीं है, लेकिन बहुत स्टैगर वे में चल रहा है। रिलायंस पर क्या पोजीशन होनी चाहिए इन द व्यू ऑफ नंबर्स? ब्रॉडर चार्ट देखते हैं तो पिछले 80 हफ्तों से एक कंसोलिडेशन रेंज उसने बना के रखा है। हालांकि इसका स्ट्रक्चर काफी अच्छा है, अपने 80 वीक के कंसोलिडेशन पैच के लोअर बैंड के यहाँ पे देखने मिल रहा है, लेवल अच्छा है, लेकिन हमें जो एक अपसाइड पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिलनी चाहिए थी वो हमें वहां पे देखने नहीं मिल रही है। ये स्टॉक मेजर जो लॉन्ग टर्म की मूविंग एवरेज है उसके नीचे ही सस्टेन कर रहा है। तो जैसे आज का भी हमें काफी अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिला था, लेकिन जो इसके रेजिस्टेंस लेवल थे 2420 के अराउंड से, वहां पे ही उसने आज 7 टॉप बनाया हुआ है। 7 टॉप यानी कि उसका जो हाई था, जो उसका जो ओपन था वही हाई बना हुआ है, और वहां से ही उसके डिक्लाइनिंग मोमेंटम हमें देखने मिली हुई है, और उसके इर्द गिर्द ही एक 200 दिन के फॉलिंग मूविंग एवरेज बना के रखा हुआ है। तो लेवल काफी अच्छा है नीचे के लेवल से, 2200 से स्टॉक प्राइस चल के अभी 2400 के लेवल के यहाँ पे आ भी गए हैं। लेकिन ये शॉर्ट टर्म अपसाइड मोमेंटम के वजह से स्टॉक प्राइस फिर से एक रेजिस्टेंस लेवल पे हमें दिखने हुए मिलते आ रहा है। इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से ये स्टॉक अच्छा हो सकता है, थोड़े से नीचे में आते हैं एक्यूमुलेट कर सकते हैं, लेकिन जो ट्रेडर होते हैं जिनको मोमेंटम चाहिए होती है, तो ये मोमेंटम पार्ट स्टॉक में अभी मिसिंग लग रहा है। ठीक है। खैर, इस बीच बिना रिलायंस के आज ज़्यादा बड़ी हेल्प के भी मार्केट अपने आप को कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है, स्पेशली बैंक निफ्टी। लक्ष्य, दो चीज़ें हैं, दो चीज़ें क्या, मैं एक चीज़ तो कंफर्म ही है इसमें से, कंफर्म यह है कि गर्मी तो बढ़ने वाली है। अभी आप देखें, मैं आज थोड़ी देर पहले डाटा पढ़ रहा था कि दिल्ली में इस समय जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है अपने 5 साल में जो पहले हाई बना था अप्रैल में, उतनी हो चुकी है। सरकार इसके लिए पूरी तरह से तैयार है कि वो कोयले की कमी नहीं होने देगी, तो इसलिए मैं उस पर ज़रा दिमाग नहीं लगाऊंगा। मेरे को ये पता है कि हाँ, गर्मी बढ़ेगी, कोयले की कमी अगर सरकार नहीं भी होने देगी, तब भी स्टेट ऐसी हैं जिन पे अभी इलेक्ट्रिसिटी का लोड बहुत है, तो ट्रांजैक्शन ज़रूर होंगी।
तो मेरी नज़र बार बार IEX पे जा रही है। तो IEX का आप देखोगे ना, एक ब्रेकआउट भी ड्यू है, यहाँ तक पहुँचा है सिर्फ शॉर्ट कवरिंग के दम पर। क्या ये शेयर इस पूरी गर्मियाँ चलेगा? मैं इसको सीजनल प्ले मानता हूँ और सिर्फ सीजन के लिए रखूँगा IEX को। आपका जवाब सुनना चाहते हैं सर। इसके बारे में हमने बात की थी पहले भी। तो IEX मेरे बाइंग लिस्ट में है, अभी भी है। कोल इंडिया IEX दोनों थे। तो कोल इंडिया तो ऑलरेडी काफी चल चुका है, जब हमने लास्ट टाइम 2 हफ्ते पहले डिस्कस किया था उसके बाद लगातार 2 हफ्ते से चल ही रहा है। IEX भी मुझे उम्मीद है कि ये 160 के ऊपर निकलते ये 180 की तरफ तेजी से जाएगा, जैसे बाकी के स्टॉक भाग रहे हैं जो पावर रिलेटेड है। तो मैं तो इसमें फिलहाल बुलिश हूँ, सीजनल इसमें बेनिफिट इसको मिलेगा, और एक बार ये चलने लगता है तो फिर सबको ही अच्छा लगने लगता है। जब गिर रहा था तो अभी कोई टच नहीं कर रहा है, तो मुझे लगता है कि 160 के ऊपर सबकी नजर में आएगा, और ये फिर लोग ही उसको 180 185 तक पहुंचा देंगे। तो मेरा टारगेट 180 190 तक तो है, जहां तक ही जा सकता है गर्मियां जब तक में बढ़ेंगी। IEX पर एक व्यू रहा, लेकिन लक्ष्य में ऐसे में यहाँ से कैरी फॉरवर्ड ट्रेड्स क्या होते हैं? आपने तो बैंक्स पर काफी बुलिश व्यू दिया है। कैरी फॉरवर्ड ट्रेड्स में क्या बैंक्स और फाइनेंशियल्स हैं? मेरी कैरी फॉरवर्ड ट्रेड्स में बैंक्स ही रहने वाले हैं, उसमें PSU बैंक ही रहेंगे, और ऑलरेडी वो चल भी रहे हैं ठीक ठाक जैसा हमने उम्मीद की थी। बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव है यहाँ से, तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी यहाँ से 42,284 है। 42,500 का एक टेस्ट बाकी है, मुझे लगता है 500 700 तक जाएगा ये। उसके बाद ही मैं ये कंफर्म करूंगा कि यहाँ से हम गिरने वाले हैं या फिर और ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि ये जो रैली है ये कंप्लीट अभी नहीं हुई है, एक और अपसाइड बाकी है। तो वो अपसाइड प्राइवेट बैंक तो हेल्प नहीं कर रहे हैं ज्यादा, लेकिन मुझे लगता है कि सरकारी बैंक हेल्प कर सकते हैं। SBI चल सकता है, बाकी सरकारी बैंक चल सकते हैं, ICICI बैंक चल सकता है जो इसको हेल्प करेगा थोड़ा ऊपर रहने में या थोड़ा और ऊपर ले जाने में। तो मेरा तो पिक बैंक ही रहेगा राइट नाउ। IT से अभी मैं बॉटम फिशिंग या कुछ भी करने की कोशिश नहीं करूंगा। मुझे लगता है 1-2 दिन थोड़ा सा और प्रेशर रहेगा, और बैंक स्ट्रांग रहेंगे। निफ्टी में IT थोड़ा सा दबाव डालेगा, रिलायंस हेल्प कर नहीं रहा है, तो निफ्टी तो मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग पोजीशन के लिए प्रेफरेबल है। फिलहाल तो बैंक ही दिख रहे हैं, तो इसलिए आपको दिख भी रहा है कि बैंक ज्यादा स्ट्रांग है, स्पेशली सरकारी बैंक स्ट्रांग है और SBI उनको लीड कर रहा है। लेकिन पिछले दिनों अगर हम कपिल बात करें तो प्रॉपर्टी स्टॉक्स में अच्छी रौनक थी, रियल एस्टेट पैक में, और ख़ास तौर से जो बड़ी वाली कंपनियां हैं जो लग्जरी में डील करती हैं वहाँ पर हमने अच्छी रौनक देखी, चाहे वो मैक्रोटेक हो या फिर DLF हो। क्या आपको लगता है कि जो छोटे वाले जो स्टॉक्स हैं, शोभा हो गया, कोल्टे पाटिल हो गया, ब्रिगेड हो गया, वहाँ पर भी ये कैचअप रैली आएगी, या फिर अभी DLF मैक्रोटेक जैसे प्लेयर्स के साथ ही रहने में समझदारी है? ओके, आपने काफी सही बताया कि जो एक मोमेंटम अभी रियल सेक्टर्स में हम देखने मिली हुई है, तो लग्जरी ओरिएंटेड जो सेक्टर्स रहे हुए हैं, जो कंपनीज लग्जरी अपार्टमेंट बिल्ड कर रही है, वहां पे काफी अच्छा देखने मिल रहा है, देखने मिल रहा है। लेकिन जो एक अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में वहां पे अभी तक मुझे इतना ट्रैक्शन देखने नहीं मिल रहा है। और चार्ट स्पेसिफिकली भी अगर मैं देखता हूँ कि शोभा का चार्ट देखता हूँ, ब्रिगेड का चार्ट देखता हूँ, तो वो इतना ऑप्टिमिज्म वो क्रिएट नहीं कर रहे हैं कि स्टॉक प्राइस में काफी अच्छी मोमेंटम देखने मिल जाए। जबकि मैं DLF देखता हूँ या फिर गोदरेज प्रॉपर्टीज देखता हूं, तो वहां पे स्टॉक का काफी एक अच्छा सा बेस देखने मिलता है। सेकेंडली, अगर हम रियलिटी सेक्टर एज अ वॉल को देखते हैं, तो रियलिटी सेक्टर का एक पॉजिटिव डेवलपमेंट ये है कि इसका जो टेक्निकल चार्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं, तो 10 साल का इसका कंसोलिडेशन पैच था। 2011 से लेकर ऑलमोस्ट 2020 तक रियलिटी स्टॉक्स ने काफी अंडर परफॉर्म किया हुआ था। लेकिन जैसे ही हमने पिछले कोविड के टाइम पे देखा कि काफी सारे एचटीज और रेट्स नीचे हमें देखने मिले थे, इंटरेस्ट रेट्स काफी नीचे थे, तभी एक काफी अपसाइड मोमेंटम देखने मिला हुआ था। अभी हम एक हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट प्लेटो के यहाँ पे आ गए हैं, जहां पे उम्मीद की जाती है कि एटलीस्ट ना बढ़े तो पॉज हमें इंटरेस्ट रेट्स में देखने मिले, तो फिर से हमने एक अपसर्ज देखने मिला हुआ है। लेकिन इसमें आपको ट्रांजिशन देखने नहीं मिल रहे हैं। जो लग्जरी स्टॉक्स थे वही अच्छा काम कर रहे हैं। तो वहां पे हमने एक स्टॉक स्पेसिफिक देखा हुआ था, एक स्ट्रक्चर देखा हुआ था गोदरेज प्रॉपर्टीज का। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज का हमने एक लाइफ टाइम का जो स्ट्रक्चर देखा हुआ था, तो वहां पे हमने ऑब्जर्व किया हुआ था कि जब भी ये स्टॉक अपने लाइफ टाइम में गिरा हुआ है, आई थिंक 4 बार ये स्टॉक नीचे गिरा हुआ है, तो चारों के चारों बार स्टॉक कुछ 50 to 60% नीचे गिर के उसने रिबाउंड किया हुआ है। अभी का जो फॉल था, गोदरेज प्रॉपर्टी वन ऑफ द वीकेस्ट सेक्टर हम स्टॉक बोल सकते हैं, लेकिन 60% फॉल होके अपने काफी अच्छे सपोर्ट लेवल के यहाँ पे आके प्राइसेस कुछ एक बिल्ड कर रहा है। तो ये ट्रेड ना बन सके, लेकिन एक इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से ये लेवल गोदरेज प्रॉपर्टी के लिए काफी अच्छा देखने मिल रहा है। राइट, ठीक है। तो ये तो गोदरेज प्रॉपर्टी पे व्यू रहा, लेकिन एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट वोफा की कमेंट्स पर आई है और उसके बाद स्टॉक में रिएक्शन भी देखने को मिला है। क्या कुछ साइट किया गया है इस रिपोर्ट में, वमाक्षी से समझते हैं।
जी बिल्कुल, कमिंस इंडिया फोकस में है। हम देख रहे हैं कि बैंक ऑफ अमेरिका ने अपनी रेटिंग को डाउनग्रेड किया है और इसी के चलते ये स्टॉक में आज दबाव बना हुआ है। हम देख रहे हैं कि उनका बैंक ऑफ अमेरिका का कहना है कि अगले 2 क्वार्टर में सेल्स में शार्प इंक्रीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं और ये लार्जली प्राइस्ड इन है। रेगुलेटरी नॉर्म्स की तरफ ट्रांजिशन थोड़ा टेक्निकल है और इसी के चलते वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि करीब 50% से अधिक की प्राइस इंक्रीजेस नज़र आ सकते हैं और इसका इम्पैक्ट हमें डिमांड पर ज़रूर नज़र आएगा। Q1 FY24 के बाद डिमांड थोड़ी वीक रह सकती है। इसके अलावा अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करें तो 1/3 ऑफ सेल्स कंट्रीब्यूट करते हैं, तो काफ़ी सिग्निफिकेंट पोर्शन है एक्सपोर्ट्स का और ये इम्पैक्ट हो सकता है ग्लोबल स्लोडाउन के चलते। इनफैक्ट वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं करीब 90 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन एक्सपेंशन FY23 से लेकर FY25 तक, मगर ये ऑलरेडी वैल्यूएशंस में फैक्टर्ड इन है। उन्होंने अपने FY24 और 25 EPS अनुमान को करीब 2% से घटाया है और उनका मानना है कि जो करंट रिस्क रिवॉर्ड है वो काफ़ी लिमिटेड है कमिंस इंडिया के लिए, मगर वो काफ़ी कंस्ट्रक्टिव नज़र आ रहे हैं स्टॉक को लेकर लॉन्ग रन में। ओवरऑल अगर हम देखें, बैंक ऑफ अमेरिका ने अपनी रेटिंग को डाउनग्रेड किया है, खरीदारी की राय से अंडर परफॉर्म की राय दी है और इनफैक्ट उन्होंने अपना टारगेट प्राइस 1758 प्रति शेयर से घटाकर 1434 प्रति शेयर पर कर दिया है और इसी के चलते स्टॉक आज लाल निशान में है। 3.5% का कट आज आपको कमेंट्स पर दिख रहा है, तो ये एक अच्छा खासा आज एक इस पे प्रेशर तो दिख रहा है, लेकिन क्या ये पुल बैक है और क्या ये डिप्स पे बाय करने का मौका होना चाहिए? कैसे देख रहे हैं आप कपिल स्टॉक को? कमेंट्स पर एक बार अपनी राय दें। टेक्निकली क्या वीक दिख रहा है, थोड़ी और गिरावट रह सकती है या फिर पुल बैक अटेम्प्ट होगा? ओके, क्यूबिन्स ने लास्ट मंथ में ही उसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था और इस महीने में अभी तक अप्रैल महीने में स्टॉक की 8% की ऑलरेडी डिक्लाइन मोमेंटम हो चुकी है। स्टॉक का स्ट्रक्चर नो डाउट काफी अच्छा रहा हुआ है, लेकिन इतने अच्छे अपसाइड मोमेंटम के बाद में थोड़ा बहुत कूल ऑफ हो तो वो लाजमी बात है। तो और डेली चार्ट में भी हम देख रहे हैं कि लो हाई लो लो इसकी सीक्वेंस स्टार्ट हो गई है और आज के दिन में भी स्टॉक 3% से नीचे है और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के यहाँ पे भी चल रहा है स्टॉक, लेकिन अभी तक उसने कुछ रिवर्सल साइन नहीं बनाई हुई है। 1490 का लेवल जो करंट लेवल है वो काफी अच्छा सपोर्ट लेवल है, लेकिन एक बार हमें एक रिवर्सल साइन देखने मिल जाए तो एक चांस बने कि हाँ एक ऊपर में रिकवरी देखने मिल सकते हैं। 1490 का लेवल लेट्स से कि अगर होल्ड नहीं करता है, प्राइसेस में थोड़ा सा डिक्लाइनिंग मोमेंटम आता है, ये लेवल ब्रीच होता है तो और एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने मिल सकता है, जो कि इसका नेक्स्ट बेस्ट सपोर्ट लेवल कुछ 1400 के अराउंड पे बनता है। तो 1490 उसके लिए मेक और ब्रेक वाली सिचुएशन है और यहाँ से स्टॉक में सेलिंग प्रेशर देखने मिलती है तो थोड़ा सा कूल ऑफ हो सकता है, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर स्टॉक के लिए काफी अच्छा बना हुआ है। स्ट्रक्चर ठीक है, हालांकि आज कमजोरी है रिपोर्ट के बाद, लेकिन लक्ष्य पावर स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो पावर ग्रिड में हम देख रहे हैं कि अच्छी स्ट्रेंथ आज है। अमूमन अगर पावर ग्रिड के लिहाज से कही जाए तो 2 से 3% की तेजी, बड़ी तेजी कही जाती है। 240 रुपए के आसपास के भाव के करीब गया था ये दिन में, ऊपरी स्तर से थोड़ा सा नीचे आया है। पावर ग्रिड आपको लगता है कि एक सही दिशा में शेयर बढ़ रहा है? अगर किसी को फ्रेश बाइंग करनी हो तो अभी इसमें रूम है चलने के लिए? फिलहाल मुझे नहीं लगता इमीडिएटली इसमें थोड़ी सी इसमें रेजिस्टेंस मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग है रेजिस्टेंस, सेलिंग भी इंट्राडे में आई है हाई लेवल से और मुझे लगता है कि ये 240 का जो लेवल है जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक ये चलेगा नहीं ज्यादा तेज, लेकिन उससे पहले एक डिप जो है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 228 227 तक का एक डिप मिल जाए, वहां पे सपोर्ट मिलेगा और उसके बाद जब ये ऊपर दोबारा जाए तब आपको ये 240 ब्रेक करता हुआ दिखेगा। राइट नाउ इस स्ट्रेच में 240 ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल होगा, तो मेरा मानना है कि यहाँ से एक डिप आ सकता है 227 226 इस एरिया में आपका थोड़ा सपोर्ट है, वहां पे मिले तो एक बार फिर से आप लॉन्ग पोजीशन ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक कोशिश ऊपर जाने की ही कर रहा है और जैसा हमने कहा कि गर्मियां आ रही हैं और पावर सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक्स चलने की उम्मीद है अगले 1 महीने में, और तो ये स्टॉक में अभी थोड़ी सी रूम है लेकिन डिप के बाद। ओके, ठीक है। आज भले ही कल्प्रिट इन्फोसिस रहा हो मार्केट को गिराने यानी कि निफ्टी को गिराने का, लेकिन इन्फोसिस अपने आप को डैमेज कंट्रोल करने वाली स्थिति में आ रहा है। पहले पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, 1200 के नीचे की जितनी भी स्ट्राइक है उनमें कोई ओपन इंटरेस्ट वगैरह खास है नहीं, इसका मतलब है कि 1200 इसका बेंचमार्किंग है। दूसरा पॉइंट, जहाँ ये ओपन हुआ है आज 1250 का रेट था ओपन होने का, अभी रेट आ गया 1258 का, यानी कि आज के ओपनिंग के प्राइस से जस्ट 8 रुपये ऊपर आ गया जो पहला टिक मार्केट के अंदर आया। इसका मतलब इसने आज का जो गैप डाउन है उसको काफ़ी हद तक अपने ओपनिंग के लेवल से कवर अप कर लिया है। लक्ष्य मेरे को आपसे ये समझना है, थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, रिस्क भी हो सकता है इसके अंदर काफ़ी, इसलिए कोई ऑप्शन हो तो वो भी सुझा दीजिएगा।
मेरे को इन्फोसिस में ये लगता है कि 1200 का लेवल टूटेगा नहीं। मैं 60 रुपये का रूम दे सकता हूँ, लेकिन मेरे को 200 रुपये कमाने हैं, तो 200 रुपये वर्सेस 60 रुपया, 60 रुपये दूंगा, 200 रुपये कमाऊंगा। क्या मैं इन्फोसिस के अंदर इस लेवल पर आ जाऊँ? 1200 का रखूंगा स्टॉप लॉस और वापस से 1380 और उसके ऊपर के रखूंगा टारगेट। देखिए, इन्फोसिस का गिरना सभी के लिए शॉक है, रिजल्ट्स जो आए हैं, लेकिन इन्फोसिस अगर कंपनी वाइज कोई डिसीजन लेना चाहता है तो ये मौके होते हैं। हमने कई बार देखे हैं इस तरीके के मौके आए हैं। एक बार विसल ब्लोअर का कुछ इशू हुआ था, शार्प फॉल आया था, लेकिन उसके बाद इसने फिर ऑल टाइम हाई बनाया था। 500-600 का एरिया हुआ करता था और ये स्टॉक वहां से 2000 तक गया है। तो मेरा मानना है कि ये जो फॉल है ये एक अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए। 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस, बिल्कुल सही आपने कहा। 1200 के आसपास सपोर्ट है। 5-10 पॉइंट और थोड़ा सा मार्जिन लेके वेट कर सकते हैं। अगर कभी जाए दोबारा, वहां हो सकता है जाए, रिटेस्ट करने जाए। लेकिन जो प्लेस है जहां पे हम हैं 1260, 1270, ये 200 वीक मूविंग एवरेज है। तो 200 वीक मूविंग एवरेज समझ सकते हो आपके कितना स्ट्रॉन्ग एक लेवल होगा जहां पे स्टॉक नॉर्मली जल्दी आते नहीं है। और लास्ट टाइम आई थिंक कोविड में ही ये वहां पे आया था। और ओवरऑल अगर आप देखें तो स्ट्रक्चर मुझे इतना बुरा नहीं लगता है। ऐसे शॉक स्टॉक्स में लगते हैं, अच्छे स्टॉक्स में भी लगते हैं, और ये अपॉर्चुनिटी होती है। तो मेरा मानना है कि लॉन्ग टर्म वाले लोग तो डेफिनेटली स्टार्ट करें यहाँ पे। लेकिन अगर आपका व्यू बहुत शॉर्ट टर्म है तो थोड़ा वेट कर ले 2-3 दिन, क्योंकि हो सकता है फिर से 1210, 1220 जाए और फिर एक बाउंस आए, 2-3 दिन आपको कुछ हैमर कैंडल दिखे और फिर उसके बाद आपको थोड़ा सा कन्विक्शन आएगा कि हाँ यार ये बेस बना रहा है। लेकिन इमीडिएटली फर्स्ट डे में जो लोग बाय करते हैं वो रिस्क टेकर होते हैं। और अगर आप बहुत बड़े रिस्क टेकर नहीं हो तो कल वेट कर लो, परसों वेट कर लो, 10 रुपए ऊपर मिल जाएगा, 20 रुपए ऊपर मिल जाएगा, लेकिन हो सकता है 20 रुपए नीचे भी मिल जाए। लेकिन ये जो 1200 और 1250, 60, 70 की रेंज है, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म वालों की जो स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये 1180 दिखे तो भी घबराना नहीं है। 10-20 रुपए नॉर्मली होता है, कई बार ब्रीच करता है, लेकिन वहां पे एंड ऑफ डे में क्या प्राइस एक्शन होता है वो डिटरमाइन करता है कि ये बॉटम है या नहीं है। तो मेरा मानना है इट्स ए गुड एरिया फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। ठीक है, एक सही मौका है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को वापस आने का। एक छोटा सा सवाल सिर्फ आपसे, एक कपिल, टीसीएस आप चेक करके बता दो। इन्फोसिस की वजह से आज टीसीएस भी टूटा है, आप प्लस करोगे चलते चलते टीसीएस को? जल्दी से बताइएगा, समय कम है। टीसीएस को मीन्स बेसिकली कॉन्ट्रा ट्रेड में नहीं लूंगा। जो चार्ट के एस्टेब्लिश स्ट्रक्चर है उसके बेसिस पे ही मैं चलूंगा। तो नो डाउट आईटी सेक्टर्स के आज काफी ज्यादा झुका हुआ था, रिकवरी आ गया था, लेकिन कॉन्ट्रा बेट में नहीं लूंगा क्योंकि सारे मीन्स सपोर्ट लेवल के यहाँ पे ज्यादा सेलिंग प्रेशर है, सभी मूविंग एवरेज के नीचे है। मुझे बाय करने के लिए अच्छा चार्ट का स्ट्रक्चर चाहिए होता है। कपिल, फटाफट कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में राय लेंगे जो कैश वाले सेगमेंट के हैं, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि फ्रंटलाइन इंडेक्स में भले थोड़ी सी कमजोरी हो, लेकिन मिड कैप में और स्मॉल कैप में बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं जहां पर बहुत बड़ी बड़ी तेजी है। वाटेक वाबाग करीब 10% ऊपर ये शेयर 390 रुपए के आसपास चला गया है। क्या आपको लगता है कि मोमेंटम अभी और आगे चलेगा, होल्ड करना चाहिए इसको? मेरे लिए क्वेश्चन है जी। यहां से भी और चल सकता है। स्टॉक का स्ट्रक्चर अच्छा है, मंथली टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट करने की एकदम बॉर्डर पे है ये 380, 400 ये एरिया ब्रेक होते ही यहाँ पे एक बड़ी रैली शुरू होगी। अगर आप देखें तो ये काफी महीनों से, हफ्ते नहीं बोलूंगा, महीनों से, ऑलमोस्ट आई थिंक 1.5 साल से ये एक डाउन ट्रेंड में था। कंसोलिडेट करके हिम्मत बना के ये ऊपर उठना शुरू हुआ है और जिस एरिया पे हम हैं ये ब्रेकआउट लेवल है। यहाँ से अगर ऊपर जाता है तो ये अगला लेवल जो है आपका 460 और 520 के हैं। अगर आप टाइम होराइजन बोले तो यहाँ से कम 4 से 5 महीने लग सकते हैं, लेकिन आपको ये अच्छा खासा रिटर्न 25% तक का ऊपर में दे सकता है। तो काफी अच्छा स्ट्रक्चर लग रहा है इसका राइट नाउ। ठीक है, बढ़िया स्ट्रक्चर है वाटेक वावा का 400 रुपए के ऊपर जाकर, और बढ़िया इसमें लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। लक्ष्य का ऐसा मानना है। लेकिन चलिए, अब आखिरी के 2 मिनट रह गए हैं बाजार के, और आज की जो क्लोजिंग होने जा रही है निफ्टी की 17,700 के आसपास होने जा रही है, ये कम से कम कंफर्म हो गया है। सेंसेक्स में 550 अंकों की गिरावट, हालांकि 59,900 का स्तर अभी हम देख रहे हैं। निफ्टी बैंक जिसने आज बाजार को सहारा दिया है, शेयरों में भले बड़ी तेजी न हो बहुत ज़्यादा, लेकिन सिर्फ एचडीएफसी बैंक को आप छोड़ दीजिए तो सभी के सभी शेयर आज मजबूती के साथ हरे निशान में क्लोजिंग देने जा रही है। तो ये स्ट्रेंथ दिखा रही है बाजार के लिए। आज नेस्ले टॉप गेनर है निफ्टी में, और अगर टॉप लूजर की बात करें तो निश्चित तौर पर इन्फोसिस और उसके साथ साथ बाकी सभी के सभी
आईटी स्टॉक्स आपको इस लिस्ट में दिखेंगे। बाजार का पूरा एक्शन क्या है, प्रियंका के पास चलेंगे। देखिए, आज बाजार पर आपको सुबह से ही दबाव दिख रहा था, हालांकि माइनर गैप अप के साथ खुले जरूर, लेकिन उसके बाद आपको बड़ा डेंट निफ्टी पर दिखा, लगभग 100-125 पॉइंट्स विद इन मिनट्स, और वो बिकॉज ऑफ इन्फोसिस खुलते के साथ ही 10% गिरा। और जो वीक हुए काउंटर और दिन भर उनमें वीकनेस ही बनी रही, किसी तरह का पुल बैक अटेम्प्ट नहीं हुआ। पहले 5 निफ्टी के आप लूजर्स लेंगे तो उसमें इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, HCL टेक, विप्रो, इन सब काउंटर्स के नाम हैं। उसके अलावा आपके जो दूसरे लूजर्स रहे उसमें HDFC जैसे काउंटर्स रहे, LNT जैसे काउंटर्स में आपको आज 2% की प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। हालांकि बैंक्स वर नॉट वीक एट ऑल। बैंक्स हो, फाइनेंस हो, NBFCs हो, उनमें मूवमेंट थी, वॉलेटिलिटी जरूर थी, लेकिन वीक नहीं हुए। इनफैक्ट आप अगर गेनर्स देखें निफ्टी के तो उसमें आपको SBI जैसे काउंटर्स दिखते हैं। और क्योंकि बड़े काउंटर्स, अभी जिस तरह से अभिषेक भी बोल रहे थे कि नेस्ले टॉप गेनर, कंज्यूमर स्टेपल्स पे ग्लोबली भी फंड का एक्शन दिख रहा है, फंड फ्लोज दिख रहे हैं, और आपको नेस्ले जैसा काउंटर, ब्रिटानिया जैसे काउंटर्स, उनमें मूव दिखी। नेस्ले तो आज टॉप गेनर है कितने समय के बाद। पावर ग्रिड जैसे काउंटर्स, क्योंकि वो स्कूचिंग हीट एक बड़ा रीजन है कि आप कोल इंडिया जैसे काउंटर, पावर ग्रिड, इन सब काउंटर्स में मूव दिख रहे हैं। हालांकि IEX जैसे काउंटर में, NTPC काउंटर्स में, इनमें आज मूव नहीं है, लेकिन ये बहुत ये पूरा स्पेस है जो बजेंगे, जिस पर नजर रखनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप मिड कैप स्पेस को भी देखें तो वो डोमिनेंट रहा ऑन द लूजिंग फ्रंट बाय IT काउंटर्स ही। LNT टेक हो, परसिस्टेंट हो, यहाँ पर आपको गिरावट बड़ी दिखी। दूसरे जो काउंटर्स दिखे उसमें टोरेंट पावर जैसे काउंटर्स, टाटा केमिकल्स जैसे काउंटर्स दिखे। आज IT के कारण बाजार एक बार निफ्टी 17,600 के नीचे भी ड्रैग हुआ, लेकिन कोई और बड़ा रीजन नहीं था, दूसरे सेक्टर्स इतने बड़े ड्रैग नहीं थे, इसलिए 17,600 के ऊपर आया भी, और इनफैक्ट 17,700 के ऊपर हम क्लोज हो रहे हैं। तो प्रेशर सिर्फ 140 पॉइंट्स का प्रेशर आपको इन्फोसिस से दिखने को मिल रहा है लगभग, यानी अगर आज की IT की गिरावट को हटा देते तो आप निफ्टी हरे निशान में ट्रेड हो रहा होता। बैंक्स, इसीलिए आप आज एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल देख रहे हैं, क्योंकि बड़ा सपोर्ट जो है वो बैंक्स, फाइनेंस, पावर, एनर्जी, इन स्पेसेस से आ रहा है। सो ये था आज का मार्केट का एक्शन। फिलहाल देखना होगा कि कल इतनी IT पर एक बड़े ड्रैग के बाद क्या किसी तरह का पुल बैक अटेम्प्ट कल होता है, कि बाजार कितना हद तक इसे डाइजेस्ट करेगा। हालांकि एक्सपर्ट्स तो मानते हैं कि अभी स्टार्ट ऑफ द वीकनेस है और वीकनेस जारी रह सकती है। इस वीक पे बड़े रिजल्ट्स हैं, कई सारा इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन भी है ग्लोबली, तो वॉच आउट करना होगा आज के ग्लोबल क्यूज का भी। फिलहाल शो को यहीं समेटते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्य, बहुत बहुत शुक्रिया कपिल आज शो में बने रहने के लिए। कल ओपनिंग में फिर होती है आपसे मुलाकात। नमस्कार।